हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11 चैप्टर 10 ऑफ पॉलिटी, द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले कि ना फिलॉसफी क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में फिलॉसफी का मतलब क्या होता है। तो फिलॉसफी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज, किन्हीं लोगों को लगता है कि फिलॉसफी सिर्फ लॉ से रिलेटेड है, इसमें कोई भी सीपरेट वैल्यूज़ और मोरालिटी नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है। लॉज किसके ऊपर बेस होते हैं? वैल्यूज़ के ऊपर बेस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेशन जो है लॉज के आगे, लॉज में जो इनइक्वालिटी को लेके जो बताया जाता है ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी को भी, आर्टिकल 14 में दिया हुआ ना इक्वालिटी को लेके, तो उसी चीज़ को लेके तो वो क्या है, एक तरीके का मॉरल जस्टिफिकेशन ही है। तो ऐसा नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये एक मॉरल जस्टिफिकेशन ही है। ठीक है, अब देखो आप कैसे समझेंगे कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन में मोरालिटी है। ठीक है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ना, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में फिलॉसफी है। ठीक है, तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल फिलॉसफी, इसके लिए हम सबको क्या जानना पड़ेगा कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में राइट होने चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, सिटीजनशिप होना चाहिए, मिनॉरिटी होना चाहिए, ये सब की कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या है सोसाइटी को लेके, इससे भी हम सबको ये पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस आधार पर है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फ़िलॉसफी है भी या नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ से हम सबको इस चीज़ का पता चलता है। उसके बाद क्या है कि हर एक, क्या अब ये क्वेश्चन भी उठता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ़िलॉसफी है ही, तो ऐसा नहीं होता है। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन को आप देख ले, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में फ़िलॉसफी हो, ये क्या इसेंशियल है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम तो देख सकते हैं कि जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में 1947 में ना उसको पीस कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे बना दिया गया था। क्यों? क्योंकि ना उसमें बताया गया, उसके आर्टिकल 9 में बताया गया है कि ना वहाँ पे मिलिट्री फोर्स नहीं रखा जाएगा और वहाँ पे कोई भी वॉर नहीं होगा, क्योंकि वो सब जब वर्ल्ड वॉर 2 में इतना ज़्यादा उनको क्षति हुआ तो उसके बाद वो सब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उसी हिसाब से बनाए। ठीक है, क्या वाई इज़ पॉलिटिकल फिलॉसफी इंपॉर्टेंट। अब देखो पॉलिटिकल फिलॉसफी इंपॉर्टेंट क्यों है, अब इस पर एक क्वेश्चन उठता है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी इंपॉर्टेंट ही क्यों है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो ना, पीपुल इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज डिफरेंटली इन पॉलिटिक्स, मीडिया एंड स्कूल। देखो पीपुल क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को, वो डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं जैसा वो रहता है। ठीक है, सम को कुछ ना मिसयूज़ करते हैं इस चीज़ को। क्यों मिसयूज़ करते हैं? ताकि ना वो क्या कर सके, उस चीज़ का वैल्यू ले सके, उस चीज़ का वो गेन उठा सके। ठीक है, इसीलिए ना हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने का ज़रूरत है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का सही तरीके से। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, अब हम देखो फर्स्टली थिंग है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों ज़रूरत पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा ना तो बहुत ज़्यादा लिमिट और पावर रहता है स्टेट के पास, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा। क्योंकि मॉडर्न स्टेट्स जो होते हैं ना, कभी कभी अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं और क्या करते हैं, जनता को दबाते हैं इस चीज़ को लेके। जनता का जो हिस्ट्री में ऐसा देखा गया कि पीपल के इंटरेस्ट को ना गवर्नमेंट क्या किया है, हार्म किया है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स रूल्स टू इंश्योर पावर इज यूज्ड फेयरली एंड जस्टली। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को बताता है कि पावर फेयरली और जस्टली यूज़ होना चाहिए सभी के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ टूल फॉर सोशल चेंज। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा टूल बन सकता है जिससे सोशल चेंजेस हो सकते हैं? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है ऐसा टूल। किस चीज़ को लेके कि इससे ना वो क्या करेगा, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा सोसाइटी में। ठीक है, वो क्या करेगा, डेमोक्रेटिक वेज दिखाएगा जिससे सोसाइटी को पीसफुली चलाया जा सके। और वो कॉलोनाइज नेशन, इट रिप्रेजेंट सेल्फ रूल एंड इंटरडिपेंडेंस। और कॉलोनाइज नेशन का जो था सेल्फ रूल और इंटरडिपेंडेंस को भी वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ मीन्स टू एम्पावर द वीक। कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से हम सब देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा कि वीक को एम्पावर करेगा, इस तौर पे हम सब कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, अर्लियर जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना वो ना सीन ओनली एज अ टूल टू रिस्ट्रिक्ट रूलर्स पावर। तो इसमें सिर्फ यही था कि रूलर के पावर को रिस्ट्रिक्ट किया गया। बट न्यू अप्रोच जो आया जिसमें चेंजिंग हुआ, तो उससे ये दिखाया गया कि एम्पावर तो किया जाएगा, क्या कहता है, वीकर को एम्पावर किया जाएगा। गवर्नमेंट पे जो भी रूलर है उसके पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और एम्पावर को किया जाएगा वीकर सेक्शन को। ठीक है, दे प्रोवाइड राइट एंड अपॉर्चुनिटीज टू दोज हु वेर हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड। और इसमें क्या किया जाएगा, उनके लिए उनको राइट दिया जाएगा, उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा जिनको हिस्टोरिकल तौर पे पहले ना बहुत ज़्यादा उनको कष्ट का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, व्हाट इज़ द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या क्या होता है। ठीक है, तो उसमें ना
जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट फॉलो आइडियोलॉजी, इट इज़ लिबरल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लिबरल है। लिबरल का मतलब क्या होता है, वो सपोर्ट करता है हर एक इंडिविजुअल के फ्रीडम को, इस तौर पे लिबरल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक बेसिस पे है, ठीक है। वो पीपल के पार्टिसिपेशन को मान्यता देता है। इगैलिटेरियन है, प्रमोट करता है इक्वालिटी, हर एक को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उसको रेस, कास्ट, क्रीड, जेंडर किसी के हिसाब से उनको ना डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो इसी हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इगैलिटेरियन टाइप का है। सेकुलर है क्योंकि वो ना हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है। फेडरल भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, डिवाइड होता है पावर का सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। इंक्लूसिव भी है, और क्या इंक्लूसिव, वो मिनॉरिटी को प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। इस तौर पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंक्लूसिव भी है। इंडिविजुअल फ्रीडम, देखो इंडिविजुअल फ्रीडम में क्या देख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। अब इंडिविजुअल फ्रीडम में क्या होता है कि हर एक को ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए इसेंशियली डेमोक्रेसी में। राजा राम मोहन राय इसी चीज़ के लिए फॉट किए थे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलना चाहिए 19th सेंचुरी में। रॉयल टैक्ट के ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल डिनाइल किए थे इस चीज़ के फ्रीडम को। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर किया राइट टू फ्री स्पीच, प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट और फ्रीडम ऑफ कंसियंस, बिलीव एंड रिलीजन को लेके, ठीक है। तो ये सब इंडिविजुअल फ्रीडम के तौर पर आया। सोशल जस्टिस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको क्या दिया, इक्वालिटी दिया, कि SC ST के साथ पहले बहुत गलत होता था तो उनको इक्वालिटी दिया, और ये बताया कि उनके ऊपर अगर कोई भी अनटचेबिलिटी का यूज़ नहीं कर सकता है। इस आर्टिकल 17 में पूरी तरीके से दिखा हुआ है कि बैंड है अनटचेबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सोशली तौर पे सबको एक जैसा माना जाएगा, ठीक है। और लेजिस्लेचर और ग्रुप बनाया गया रिजर्व करने के लिए सीट, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड मिनॉरिटी राइट, और रिस्पेक्ट किया गया डाइवर्सिटी और मिनॉरिटी राइट को भी। जो भी मिनॉरिटी के हो, चाहे वो रिलीजन को लेके हो, लैंग्वेज को लेके हो, कल्चर को लेके हो, उन सबको ना पहले वेस्टर्न में ना ज़्यादा अनलाइक किया जाता था, उनको ज़्यादा सोर्स नहीं दिया जाता था, उनको ज़्यादा इक्वालिटी नहीं दिया जा रहा था। पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया कि हर एक भी जो चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, छोटा से छोटा वर्ग क्यों ना हो, उसको सबको क्या मिलेंगे, चाहे वो मिनॉरिटी ग्रुप का हो या डाइवर्सिटी से रिलेटेड हो, उन सभी को रिस्पेक्ट मिलेंगे। और इस चीज़ के को लेके ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कानून भी है, ठीक है। सेक्युलरिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सेक्युलरिज्म भी है, ठीक है। किस तौर पे सेक्युलरिज्म में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक धर्म को नहीं मानता, जैसे कि वेस्ट में है कि कहीं पे ना क्रिश्चियनिटी को माना जाता है, कहीं पे इस्लाम को माना जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को नहीं मानता, ठीक है। सबको अपना अपना अधिकार है कि वो किस रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं, उस चीज़ को कोई भी बाध्य नहीं है, ठीक है। राइट टू ऑल फॉर यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। इसमें क्या है, राइट टू वोट फॉर ऑल। अब इसमें ना ये नहीं है कि जो पढ़ा लिखा हो, जो इम्पोर्टेंट हो, उन्हीं को राइट टू वोट मिलेगा, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ दिया गया है कि राइट टू वोट सभी का अधिकार है। जो भी 18 को क्रॉस कर चुके हैं वो सभी राइट टू वोट देंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तौर पे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इससे अचीवमेंट क्या हुआ है कि हम सबको क्या हुआ है, हियरार्की का जो प्रोसेस चल रहा था वो चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वोमेन को नहीं मिल सकता है, वीकर सेक्शन सबको भी इस चीज़ में जुड़ा गया, ठीक है। 1895 में कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आया था जो फर्स्ट अनऑफिशियल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, सपोर्ट कर रहा था वोटिंग फॉर ऑल को। इसका सपोर्ट हम सबको पहले से ही मिला था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू भी चाहते थे कि वोमेन और फिर वोमेन को भी और जितने भी मैन हो सभी को ना अबव 21 को राइट टू वोट मिले। ये सब चीज़ पहले से चल रहा था, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को ना डाला गया, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी को। फेडरलिज्म इन इंडिया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना फेडरलिज्म को भी बहुत ज़्यादा मान्यता मिला कि हमारे स्टेट और सेंटर के बीच में ना रिलेशन को अच्छी तरीके से रखा जा सके, ठीक है। आर्टिकल 371 में ना स्पेशल स्टेटस भी दिए गए हैं, इसीलिए किसी किसी स्टेट को, जैसे कि नागालैंड को हो या नॉर्थ ईस्ट के कुछ कुछ स्टेट को हो। इंडिया का यूनिक फेडरलिज्म है, यहाँ पे ना क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है बट स्टेट को भी इम्पॉर्टेंट पावर दिया गया है, ठीक है। हमारा जो है ना लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म है हमारे इंडिया में, ठीक है। नेशनल आइडेंटिटी एंड यूनिटी, हमारे नेशनल आइडेंटिटी और यूनिटी को लेके है कि रिलीजन सेपरेट है इलेक्टोरेट को लेके, ठीक है। कोई रिलीजन के हिसाब से कुछ नहीं कर सकता है, सब में ब्रदरहुड है, ठीक है। सब भाईचारे के साथ रहेंगे, एक ही कम्युनिटी है। रिलीजन आपको जो फॉलो करना है करो, बट एट द एंड आप क्या है, एक इंडियन है। आप कुछ भी बोल लो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, बिहारी हो, मराठी हो, राजस्थानी हो, कुछ भी हो, पर एट द एंड आप क्या हो, इंडियन हो। यही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमारा नेशनल आइडेंटिटी और यूनिटी यही चीज़ है, ठीक है। अब देखो इतना होने के बाद भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ
क्रिटिसिज्म भी है। वो क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है, टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बहुत लार्ज और कॉम्प्लेक्स है, उसको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। जैसे कि इलेक्शन हो, सिविल सर्विस रूल हो, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, तो ये सब ना बहुत डिटेल में दिए गए हैं, तो इससे ना बहुत ज़्यादा टॉपिक हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसको समझना टू लार्ज और टू कॉम्प्लेक्स है। अनरिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेशन है। The Constitution Assembly was elected by a limited group, not through universal adult suffrage। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था ना, वो इलेक्टेड हुआ था किसी ग्रुप के द्वारा, लिमिटेड ग्रुप के द्वारा, वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था, ठीक है। हाउएवर डिबेट्स इंक्लूड व्यूज फ्रॉम वेरियस सोशल सेक्शन इंश्योरिंग फेयरनेस। पर इसका व्यूज था ना, वो बहुत सारे सोशल सेक्शन से लिया गया था, पर उसमें जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था तो उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को यूज़ नहीं किया गया था। बॉर्डर फ्रॉम वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है कि बहुत जगह से बोरो किया गया है, ठीक है, तो बोरोड किया गया है, तो उस चीज़ को लेके भी ना बहुत बात उठता रहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है, तो कुछ कुछ आर्ग्यू करते हैं कि इंडियन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको लगता है कि बोरो किया गया है, वो अपना है ही नहीं, वो बोरोड किया गया है, तो वो भी एक तरीके का क्रिटिसिज्म के तौर पर ही देखा जाता है। तो एट लास्ट में हम सब कंक्लूजन में क्या बता सकते हैं, हम सब कंक्लूजन में ये बता सकते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट परफेक्ट बट इट्स कोर फिलॉसफी रिमेन स्ट्रॉन्ग। हमारा ये आप समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो ये भी परफेक्ट नहीं है, उतनी तरीके से परफेक्ट नहीं है, बट हमारा जो कोर फिलॉसफी है वो बहुत ही स्ट्रांग है और सक्सेसफुली बैलेंस करता है डेमोक्रेसी को, फेडरलिज्म को, डाइवर्सिटी को और नेशनल यूनिटी को। तो इसी चीज़ से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रेडिशन और मॉडर्न आइडियाज़ बना रहता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना सबसे यूनिक है वर्ल्ड में, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हर एक सभी कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बने हुए हैं सब सही तरीके के बने हुए हैं और सब में किसी में कोई कमी नहीं है, ऐसा कहीं पे नहीं होता है। पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जो भी